दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वह डीसी सप्लाई पर काम क्यों नहीं करता है। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अगर उसमें आपने ट्रांसफार्मर का जिक्र किया है, अगर उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी आपने लिखा है तो इंटरव्यू जो लेता है वो स्वाभाविक सा उसका प्रश्न हो जाता है कि क्या ट्रांसफार्मर जो है हमारा वह डीसी सप्लाई पर काम करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा वो तो एसी सप्लाई पर काम करता ही करता है। तो उसका यही प्रश्न होता है कि क्या वो डीसी सप्लाई पर काम करेगा, अगर हम उसको डीसी सप्लाई दे दें तो क्या वो वर्क करेगा। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप इस सवाल को अच्छे से समझा पाएंगे, इस प्रश्न को, जिससे इंटरव्यू जो ले रहा है वो संतुष्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 पार्ट मुख्य होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है इस तरह से जो हमारा कोर होता है और इस तरह से हमारी वाइंडिंग होती है। तो हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की परिकल्पना कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि यह जो हमारी होती है प्राइमरी होती है, यह सेकेंडरी होती है, यह हमारी कोर होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इस साइड में पहले हम एसी के संपर्क में जब ट्रांसफार्मर हमारा आएगा तब हम देख लेंगे, और जब हमारा ट्रांसफार्मर डीसी संपर्क में आएगा मतलब डीसी सप्लाई जब हम देंगे तब हम देखते हैं। तो पहले हम एसी को देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एसी सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया, तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर एसी सप्लाई दे देंगे तो इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, एक प्रतिरोध होगा। कहीं पर भी अगर कॉइल इस तरह से अगर बन रही है तो इसका एक अपना एक रेजिस्टेंस होता है। इस जहाँ पर भी और जहाँ पर भी मतलब सप्लाई आपने दिया और वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो निश्चित बात है वहाँ पर धारा पैदा होगी, निश्चित बात है वहाँ पर करंट पैदा हो जाएगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पर प्राइमरी साइड में आपने सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया, तो तुरंत यहाँ पर चूंकि इसके रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर धारा तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, और यह धारा जो है हमारी वह जैसे ही उत्पन्न होगी तुरंत यहाँ पर फ्लक्स जो है वह पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ही आप जानते हैं जो हमारा सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, आप देखते हैं ना कि उसमें क्या होता है, इस तरह से गोल सा होता है, इसके अंदर से हमारा तार निकलता है, एक हमारा जो जिसमें हम सप्लाई फ्लो हो रही है। तो इसमें जितना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उतनी ही जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसी को यह काउंट कर लेता है हमारा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर होता है कि जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से तुरंत यहाँ पर फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो चूंकि हमारी एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई के कारण यह जो फ्लक्स होगा, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी जो एसी सप्लाई होती है वो इस तरह से चलती है, यह 50 बार प्लस में और 50 बार माइनस में, मतलब मिला करके यह अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। अल्टरनेटिंग मतलब प्लस और माइनस दोनों में यह चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि यह जो फ्लक्स होगा वह एसी सप्लाई के कारण यह अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब कुल मिलाकर के इसमें अल्टरनेट यह होता रहेगा, जिसके कारण से इसमें ये जो हमारे कोर हैं इनमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी पूरी मतलब प्राइमरी साइड में हमारे ईएमएफ उत्पन्न होगा, और यह ईएमएफ जो है यह कोर के माध्यम से हमारी सेकेंडरी साइड में पहुँच जाएगा, और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के यह जो है प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता, केवल और केवल बीच में हमारा कोर होता है। कोर की वजह से ही जो प्राइमरी की जो ईएमएफ होती है वो सेकेंडरी में पहुंच जाती है, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। तो अब जब यह प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच गया, चूंकि यह एसी सप्लाई थी इसलिए वह सेकेंडरी में पहुंच गया, यह तो हो गई एक बात। तो अब यहां पर क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली हमारा ट्रांसफार्मर काम करता रहेगा। अब यह देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर सेम यही चीज़ अगर हम दोबारा बनाएं, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं, तब देखिए क्या होगा। जब डीसी सप्लाई हम यहाँ पर देंगे तो इसमें चूंकि डीसी सप्लाई आई उसकी वजह से अब यह जो उसकी प्रॉपर्टी है वह तो पूरा काम करेगी ही करेगी। काम क्या करेगी कि यहाँ पर तुरंत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और धारा उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होंगे तो तुरंत हमारा ईएमएफ भी पैदा हो जाएगा। अब चूंकि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वह चूंकि डीसी सप्लाई है तो उसमें जो है
किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण जो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी तक यह जो हमारा ईएमएफ है वो पहुँचेगा नहीं। तो ईएमएफ फिर भाई पैदा तो होगा ही होगा ईएमएफ हमारा, तो ईएमएफ जाएगा कहाँ? वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी प्राइमरी साइड में घूमता रहेगा। अब चूंकि जब प्राइमरी साइड में घूमता रहेगा और या चूंकि यहाँ पर देखिए जो ईएमएफ यहाँ पे पैदा हुआ वो सेकेंडरी साइड में चला गया, तो यह जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी साइड में तो पैदा हुआ लेकिन वो सेकेंडरी साइड में पहुँच नहीं रहा, तो यह यहाँ पर अधिकता होने लगेगी, बहुत ज़्यादा होने लगेगा ईएमएफ। और ईएमएफ ज़्यादा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि ट्रांसफार्मर हमारा जल भी जाए, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि किसी चालक में ईएमएफ तब पैदा होता है, यहाँ पर देखिए ईएमएफ तब पैदा होता है जब उसमें बदलता हुआ मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, और जितना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा वो हमारे सेकेंडरी साइड में पहुँच जाएगा। ये तो एसी कंडीशन में हुआ, लेकिन डीसी कंडीशन में हमारा जो ईएमएफ होगा वह सेकेंडरी साइड में नहीं पैदा होगा, चूँकि फ्लक्स तो बनेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, लेकिन वह फ्लक्स बनने की वजह से जो ईएमएफ बनेगा वह सेकेंडरी साइड में नहीं पहुंचेगा, तो धारा बढ़ते बढ़ते ट्रांसफार्मर को चला भी सकती है। तो ये हो गई एक कंडीशन हमारी। अब आइए हम सेकंड कंडीशन को भी समझ लेते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड कंडीशन है, देखिए इम्पीडेंस जो होता है वह रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिला करके ही हमारा इम्पीडेंस होता है। अब यह जो एसी सप्लाई हमारी होती है उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिल करके जो करंट होता है उसको कंट्रोल करता है। अब चूंकि देखिए XL जो हमारा रिएक्टेंस है, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए अगर हमारा जो ओमेगा है इज इक्वल टू होता है 2 पाई f, अब जिसमें जो यह हमारा f है यह हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर यहाँ पर हम डीसी दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि यह जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। तो देखिए 2 पाई इंटू 0, फ्रीक्वेंसी हमारी 0 हो गई चूंकि हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो अब यह 0 हुआ तो ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ से 0 में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए XL इज इक्वल टू ओमेगा का मान हो गया हमारा 0 इंटू L, तो ये पूरा पूरा हमारा 0 हो गया, तो XL इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो अब चूंकि XL का पूरा मान हमारा कितना हो जा रहा है, XL हमने कितना बताया था हमने यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा, क्योंकि XL का मान हमारा 0 हो जाएगा तो प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो R मतलब ये हुआ कि इम्पीडेंस जो हमारा है वह रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया डीसी के केस में। अब अगर एसी के केस में अगर हम इसी चीज़ को देखें तो चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वह तो 50 हर्ट्ज रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 50 हर्ट्ज होने के कारण ओमेगा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये 0 तो होगा नहीं, डीसी के केस में 0 हो रहा है ना, तो इसमें क्या होगा 0 तो होगा नहीं, तो XL का कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर ही आ जाएगा। अब जब XL की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों की वैल्यू मिल करके जो हमारा इम्पीडेंस है वह हमारा, इसमें इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी वह ज़्यादा होगी। इसमें क्या है कि यह जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है इसमें यह जो हमारा रिएक्टेंस भी शामिल हो जाएगा। डीसी के केस में रिएक्टेंस हमारा 0 हो जाता है, लेकिन जो हमारा एसी के केस में रिएक्टेंस की भी कुछ वैल्यू हमारी आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे और इसमें केवल और केवल R स्क्वायर रहेगा। मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के कि अगर हमारा जब एसी सप्लाई रहेगी तो उसमें जो रेजिस्टेंस है या जो हमारा रेजिस्टेंस है वह ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और डीसी सप्लाई में जो हमारा रेजिस्टेंस है वह कम रहेगा। तो आप जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा तो करंट जो है हमारी वह कम हो जाएगी, और इसमें जब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो हमारा करंट जो है वह ज़्यादा हो जाएगा। तो डीसी के केस में क्या होगा कि जब हमारी करंट बढ़ जाएगी तो करंट ज़्यादा होने के कारण से हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वह जल जाएगी।
इसी वजह से ट्रांसफार्मर में हम डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस कुल होगा वह बढ़ जाने के कारण से जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी। और एसी में चूँकि दोनों मिल करके रेजिस्टेंस इसमें बढ़ा देते हैं, इसलिए इसमें करंट जो हमारा कम हो जाएगा, जिस करंट कम होने के कारण से हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग नहीं जलेगी। तो यही कुछ दो कारण होते हैं मुख्यतः, जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको ये जवाब देना है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में अगर ये चीज़ पूछी जाती है तो आप यह चीज़ तो आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे आसान चीज़ यह चीज़ आपकी होगी कि आप यही चीज़ उसको समझा दें कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे, अगर हम एसी सप्लाई की जगह पे हम डीसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे करंट तो उत्पन्न होगा। करंट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी वह अल्टरनेटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से यह जो हमारी ईएमएफ है वो यहीं घूमता रहेगा और यह इतना ज़्यादा करंट हो जाएगा और वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग प्राइमरी साइड की वो जल जाएगी। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में जो है डीसी सप्लाई नहीं देते हैं और एसी सप्लाई हमेशा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।